शुरुआत करते हैं एक बहुत ही गहरे और शायद थोड़े असहज करने वाले विचार से। जरा एक पल के लिए कल्पना की जाए कि आज सुबह जागने से लेकर इस पल तक जहन में जितने भी विचार आए हैं हम्म। वो सब अगर अचानक दुनिया के सामने आ जाएं तो कैसा महसूस होगा। बिल्कुल। वो सारे गहरे डर, वो असुरक्षा की भावनाएं, वो पल जब खुद को आईने के सामने बहुत ही बुरी तरह जज किया गया हो। और वो सारी काल्पनिक चिंताएं भी जो शायद कभी सच भी ना हो। सोचिए अगर ये सब कुछ एक बड़े से लाउड स्पीकर पर ब्रॉडकास्ट हो जाए और परिवार के सदस्य, दोस्त, साथ काम करने वाले लोग सब उस लाउडस्पीकर को सुन रहे हों। जाहिर है मन के भीतर एक बहुत ही गहरी घबराहट और शर्मिंदगी की लहर दौड़ जाएगी। हाँ, ये जो खालीपन और असहजता महसूस होती है, ये हमारे अस्तित्व की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कड़वी सच्चाई को उजागर करती है कि हम बाहर की दुनिया को जो चेहरा दिखाते हैं, हमारा माइंड, हमारा आंतरिक संसार उससे बिल्कुल अलग होता है। हमारा दिमाग रोजाना बिना रुके हजारों विचार पैदा करता है और अगर पूरी ईमानदारी से देखा जाए तो उनमें से ज्यादातर विचार नकारात्मक होते हैं, किसी अनजाने डर पर आधारित होते हैं। मतलब भविष्य की ऐसी मनगढ़ंत कहानियों से भरे होते हैं जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम उन्हें सच मान लेते हैं। असली खतरा ये नकारात्मक विचार नहीं है। असली खतरा ये है कि इंसान इन विचारों को परम सत्य मान लेता है। एकदम सही बात है। बिना कोई सवाल किए, बिना किसी संदेह के हम अपने ही माइंड की हर बात पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेते हैं। और जोसेफ गुएन की बेहद प्रभावशाली किताब डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक बिल्कुल इसी बिंदु पर प्रहार करती है। ये किताब हमें ये सिखाने का प्रयास नहीं करती कि दुनिया को कैसे बदला जाए। ये एक बहुत ही सरल लेकिन जीवन बदल देने वाला विचार पेश करती है कि जीवन में हमारी असली समस्या हमारी बाहरी परिस्थितियां नहीं है, बल्कि हमारे सोचने का तरीका यानी हमारा थिंकिंग पैटर्न है। तो आज के इस गहरे विश्लेषण का उद्देश्य यही समझना है कि कैसे ये माइंड हमें अपना गुलाम बना लेता है और कैसे बिना विचारों से लड़े एक सच्ची और गहरी आंतरिक शांति को पाया जा सकता है। इस मानसिक पीड़ा या सफरिंग की जड़ को समझने के लिए थोड़ा और गहराई में जाना होगा। हम अक्सर यही मानते हैं कि अगर जीवन में कुछ बुरा हो रहा है, जैसे आर्थिक नुकसान या रिश्तों में दरार, तो वही हमारी परेशानी का इकलौता कारण है। हम सोचते हैं कि जब वो बाहरी स्थिति ठीक हो जाएगी तो शांति मिल जाएगी। लेकिन जोसेफ गुइन इस धारणा को पूरी तरह से पलट देते हैं। हाँ, और उनका वो विचार बहुत ही गहरा है। सफरिंग का रीजन सिचुएशंस नहीं होती, सफरिंग का रीजन थिंकिंग होती है। सफरिंग का रीजन सिचुएशंस नहीं होती, सफरिंग का रीजन थिंकिंग होती है। इसे गहराई से महसूस करने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। बिल्कुल। मान लिया जाए कि एक ही दिन एक ही कंपनी में काम करने वाले दो लोगों की नौकरी चली जाती है। बाहरी तौर पर दोनों के लिए स्थिति बिल्कुल एक समान है, दोनों की आय का साधन खत्म हो गया है, लेकिन उनका अनुभव पूरी तरह से अलग हो सकता है। पहला व्यक्ति पूरी तरह टूट जाता है। उसका माइंड उसे कहानी सुनाता है कि सब खत्म हो गया, मैं एक फेलियर हूं, किस्मत हमेशा मेरे ही साथ ऐसा क्यों करती है। ये विचार उसे गहरी निराशा में ढकेल देता है। वहीं दूसरी तरफ दूसरा व्यक्ति इस स्थिति को एक अलग नजरिए से देखता है। उसका माइंड सोचता है कि यह समय थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन शायद ये किसी नई दिशा में जाने का संकेत है, शायद इससे कुछ बेहतर होने वाला है। तो देखिए, दोनों की बाहरी स्थिति में रत्ती भर भी अंतर नहीं था, लेकिन एक व्यक्ति भयानक पीड़ा से गुजर रहा है और दूसरा एक शांत उम्मीद के साथ खड़ा है। उनका ये अनुभव उस घटना से नहीं बना, बल्कि उस घटना के बारे में उनकी थिंकिंग से बना। सदियों पहले महान स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस ने भी बहुत ही गहराई से यही कहा था कि घटनाएं कभी भी इंसान को परेशान नहीं करती, बल्कि उन घटनाओं के प्रति इंसान का नजरिया उसे परेशान करता है। असली समस्या कभी भी घटना में नहीं होती, बल्कि उस घटना को लेकर माइंड जो कहानी बुनता है उसमें होती है। और ये एक बहुत ही शक्तिशाली और आज़ादी देने वाला एहसास है, क्योंकि इसका सीधा सा अर्थ ये है कि बाहरी दुनिया भले ही पूरी तरह से अस्त व्यस्त क्यों ना हो, अगर विचारों के प्रति हमारा नजरिया बदल जाए तो दुख मिट सकता है। लेकिन यहाँ एक स्वाभाविक सवाल मन में उठता है, अगर हमारे विचार ही हमारे लिए इतनी पीड़ा पैदा करते हैं तो फिर इंसान इतना ओवरथिंक करता ही क्यों है? मतलब हमारा अपना ही दिमाग हमारे खिलाफ काम क्यों करने लगता है ना? इस रहस्य को समझने के लिए हमें मानव विकास यानी इवोल्यूशन के इतिहास में झांकना होगा। हमारा माइंड हमेशा खुश रहने या शांति महसूस करने के लिए विकसित नहीं हुआ है। इसका मुख्य और इकलौता काम है हमें जिंदा रखना, हमारा सर्वाइवल सुनिश्चित करना।
प्राचीन काल में जब इंसान जंगलों में रहता था तो हर कदम पर जान का खतरा होता था। झाड़ियों में होने वाली जरा सी सरसराहट पर भी दिमाग तुरंत खतरे का अलार्म बजा देता था। क्या वहां कोई शिकारी जानवर छिपा है जो इंसान हर छोटी आवाज में खतरा ढूंढने में सबसे तेज थे, जो हमेशा हाइपर विजिलेंट रहते थे, केवल वही जिंदा बच पाए? हम उन्हीं अति सतर्क लोगों के वंशज हैं। हमें ये माइंड विरासत में मिला है जो हमेशा संभावित खतरों की तलाश में रहता है। समस्या ये है कि आज हम जंगलों में नहीं रहते, हमारे आसपास कोई शिकारी जानवर नहीं घूम रहा है, लेकिन हमारा माइंड आज भी उसी पुराने सर्वाइवल मोड में अटका हुआ है। बस अब खतरों का रूप बदल गया है। आज वो सिस्टम बहुत ही सामान्य बातों पर ट्रिगर हो जाता है। मान लीजिए दफ्तर में बॉस ने किसी मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। वास्तविकता ये हो सकती है कि वो किसी मीटिंग में व्यस्त हों, लेकिन ये प्राचीन माइंड तुरंत खतरे का सिग्नल भेजता है कि बॉस नाराज है, नौकरी खतरे में है, भविष्य बर्बाद होने वाला है। या किसी दोस्त ने बात करते समय थोड़ा रूखा बर्ताव कर दिया, माइंड तुरंत एक काल्पनिक कहानी बना लेता है कि शायद मैंने कुछ गलत कर दिया है, मैं हमेशा अकेला रह जाऊंगा। असलियत बहुत ही सामान्य होती है, लेकिन हमारा माइंड काल्पनिक कहानियों का एक बड़ा जाल बुन लेता है और हम उन मनगढ़ंत कहानियों को सच मानकर तनाव को अपने शरीर में महसूस करने लगते हैं। मनोवैज्ञानिक पीड़ा की शुरुआत यहीं से होती है और इस पूरी उलझन को सुलझाने के लिए इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण और गहरा सबक सामने आता है। एक ऐसा सबक जो अगर पूरी तरह से भीतर उतर जाए तो जीवन को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। थॉट्स फैक्ट्स नहीं होते। थॉट्स फैक्ट्स नहीं होते, विचार तथ्य नहीं होते। माइंड में आने वाला हर विचार सच्चाई का आईना नहीं है। बचपन से ही इंसान को ये सिखाया जाता है कि वो अपनी सोच पर विश्वास करे। जब माइंड अंदर से कहता है कि मैं किसी काबिल नहीं हूं, तो हम उसे अपने चरित्र का सत्य मान लेते हैं। जब माइंड कहता है कि सब लोग मुझे जज कर रहे हैं, तो हम मान लेते हैं कि पूरी दुनिया सच में हमारे खिलाफ है। हम कभी रुककर ये सवाल नहीं करते कि क्या ये विचार सच है या ये सिर्फ एक और खोखला विचार है। इसे समझने के लिए जोसेफ गोएन ने एक बेहद खूबसूरत और शांत रूपक का सहारा लिया है। उन्होंने विचारों की तुलना बादलों से और हमारी चेतना की तुलना खुले आसमान से की है। आसमान हमेशा विशाल, शांत और अपनी जगह पर स्थिर रहता है। उस आसमान में हर तरह के बादल आते हैं, कभी बहुत ही सफेद और खूबसूरत बादल, और कभी काले, घने और तूफानी बादल जो पूरे आसमान को ढक लेते हैं। लेकिन चाहे तूफान कितना भी भयंकर क्यों न हो, क्या वो बादल आसमान को कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या वो आसमान को काट सकते हैं, जला सकते हैं या बदल सकते हैं? तूफान आता है, बरसता है और चला जाता है। आसमान हमेशा वैसा का वैसा ही रहता है, अछूता। हम वो आसमान है। हमारी सच्ची पहचान वो चेतना है, वो अवेयरनेस है जो हमेशा स्थिर है। और हमारे विचार वो बादल हैं जो आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन इंसान गलती क्या करता है? इंसान खुद को बादल समझने की भूल कर बैठता है। जब कोई दुख भरा विचार आता है तो इंसान खुद को ही दुख मान लेता है। जिस दिन ये समझ आ जाए कि हम वो विचार नहीं हैं, बल्कि हम वो शांत दर्शक हैं जो उस विचार को सिर्फ आते जाते देख रहा है, उसी पल से विचारों का सारा नियंत्रण खत्म हो जाता है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक जाल भी सामने आता है। जब ये एहसास होता है कि नकारात्मक विचार ही सफरिंग का कारण है, तो इंसान एक नई जद्दोजहद शुरू कर देता है। कंट्रोल करने की जद्दोजहद, माइंड से लड़ने की कोशिश। ये तय कर लिया जाता है कि आज से मैं बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचूंगा, मैं बुरे ख्यालों को घुसने ही नहीं दूंगा। लेकिन विचारों को जबरदस्ती रोकने या दबाने की कोशिश करना आग में घी डालने जैसा है। मनोविज्ञान में इसे साबित करने के लिए एक प्रयोग है जिसे व्हाइट एलिफेंट या सफेद हाथी का प्रयोग कहा जाता है। हाँ, अगर अभी ये कोशिश की जाए कि अगले 10 सेकंड तक किसी भी कीमत पर एक सफेद हाथी के बारे में नहीं सोचना है, तो परिणाम क्या होगा? अचानक पूरा जहन सिर्फ और सिर्फ सफेद हाथियों की तस्वीरों से भर जाएगा। इसे आयरनिक प्रोसेस थ्योरी कहा जाता है। जिस चीज को जितना ज्यादा दबाने या बाहर धकेलने की कोशिश की जाती है, वो उतनी ही ज्यादा ताकत और तीव्रता के साथ वापस लौटती है। इसलिए विचारों को कंट्रोल करना कोई समाधान नहीं है। हल सिर्फ ऑब्जर्व करना है, उन्हें सिर्फ देखना है। विचारों से उलझना छोड़ना होगा। एक बहुत ही दिलचस्प प्रयोग है जो ये साबित करता है कि विचार हमारे नियंत्रण में है ही नहीं। अगर अभी सिर्फ ये कोशिश की जाए कि अगले 3 सेकंड बाद माइंड में ठीक ठीक कौन सा विचार आने वाला है, उसकी भविष्यवाणी करनी है। कोई नहीं बता सकता कि अगला विचार क्या होगा, क्योंकि विचार हमारे बिना बुलाए अपने आप प्रकट होते हैं।
अगर हम विचारों को जानबूझकर पैदा नहीं कर रहे हैं, अगर वे अपने आप आ रहे हैं और खुद ही जा रहे हैं, तो भला उन बुरे या डरावने विचारों के लिए खुद को दोष देना कहाँ तक सही है? ये समझना एक बहुत बड़ी राहत देता है। कोई भी नकारात्मक विचार किसी इंसान को बुरा इंसान नहीं बनाता। वो सिर्फ एक मानसिक घटना है जो हुई और गुजर गई। तो अब उस मंजिल की बात करते हैं जिसकी तलाश हर किसी को है, आंतरिक शांति। ये एक आम धारणा है कि शांति पाने के लिए जीवन में बहुत कुछ हासिल करना पड़ता है। ऐसा लगता है कि जब बैंक बैलेंस एक खास मुकाम पर पहुंच जाएगा या जब करियर सेट हो जाएगा, तब जाकर कहीं शांति मिलेगी। हम शांति को हमेशा भविष्य की किसी शर्त पर टाल देते हैं, लेकिन गोएन का नजरिया इसके बिल्कुल विपरीत है। शांति को कहीं बाहर से लाने की या भविष्य में पाने की जरूरत नहीं है। पीस ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, ओवरथिंकिंग उसको कवर करती है। पीस ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, ओवरथिंकिंग उसको कवर करती है। वो आंतरिक शांति इस पल अभी हर इंसान के भीतर मौजूद है, बस विचारों के अनवरत शोर ने उसे ढक लिया है। इसे एक सिनेमा हॉल के रूपक से बहुत अच्छी तरह समझा जा सकता है। जब कोई सिनेमा हॉल में एक बहुत ही भावुक या डरावनी मूवी देख रहा होता है, तो वो उस कहानी में इतना खो जाता है, ये पूरी तरह भूल जाता है कि सामने सिर्फ रोशनी से चमकता हुआ एक पर्दा है। डरावने सीन पर दिल जोर से धड़कने लगता है, दुखद सीन पर सच में आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इंसान उस इल्यूजन, उस भ्रम को ही वास्तविकता मान लेता है। लेकिन फिर अचानक एक पल के लिए ध्यान टूटता है। नजर हॉल की दीवार पर जलती हुई एग्जिट साइन पर जाती है या कुर्सी के हत्थे पर हाथ का एहसास होता है, और उसी एक सेकंड में सब कुछ बदल जाता है। पर्दा अभी भी वही है, फिल्म अभी भी चल रही है, लेकिन अब वो डर हावी नहीं है। क्योंकि अब ये याद आ गया है कि मैं तो सिर्फ एक दर्शक हूं जो कुर्सी पर बैठा है। हमारी जिंदगी भी बिल्कुल उसी सिनेमा हॉल की तरह है। हमारे विचार वो फिल्म हैं जो लगातार माइंड की स्क्रीन पर चल रही है। जब तक हम उन विचारों की कहानी में खोए रहते हैं, तब तक हम दर्द महसूस करते हैं। लेकिन जैसे ही हम एक कदम पीछे हटते हैं, ये याद करते हैं कि ये सिर्फ विचार हैं, हम दर्शक हैं, तो वो शांति जो हमेशा से वहीं कुर्सी पर हमारे साथ बैठी थी, वो तुरंत महसूस होने लगती है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि इस गहरी समझ को, इस दर्शन को रोजमर्रा के जीवन की आपाधापी में कैसे उतारा जाए। जब कोई पैनिक अटैक आ रहा हो तो क्या किया जाए? इसके लिए कुछ बहुत ही स्पष्ट और व्यावहारिक कदम हैं जिन्हें एक अभ्यास की तरह जीवन में शामिल किया जा सकता है। पहला कदम है विचारों को नोटिस करना और उन्हें एक नाम देना। इसे नेमिंग प्रोसेस कहते हैं। जब भी माइंड में घबराहट पैदा करने वाला कोई विचार आए, तो उसमें उलझने के बजाय उसे पहचानें। सिर्फ इतना कहना काफी है कि ये एक विचार है, या मैं देख रहा हूं कि मेरे अंदर फेल होने का विचार आ रहा है। जैसे ही किसी विचार को नाम दिया जाता है, वैसे ही इंसान और उस विचार के बीच एक फासला बन जाता है। वो विचार फिर हावी नहीं हो पाता। दूसरा कदम है खुद को जज करने से बचना। अगर कभी बहुत ही बुरा, डरावना या नकारात्मक विचार माइंड में आ जाए, तो खुद से नफरत करना शुरू नहीं करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझ में ऐसे विचार क्यों आ रहे हैं। हमेशा ये याद रखना जरूरी है कि विचार सिर्फ एक मानसिक बादल हैं, वो किसी के चरित्र का प्रमाण नहीं है। तीसरा कदम है कंट्रोल करने की कोशिश को पूरी तरह छोड़ देना। जब कोई विचार आए तो उसे जबरदस्ती बाहर धकेलने में अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करनी है। बस उस आसमान और बादल वाले नजरिए को याद रखना है। खुद को वो विशाल आसमान महसूस करना है और उस विचार को एक गुजरता हुआ बादल, उसे अपनी मर्जी से आने देना है और जाने देना है। चौथा कदम है अपने ध्यान को वर्तमान में, इस पल में वापस लाना। माइंड की आदत है अतीत के पछतावे या भविष्य की चिंताओं में भटकने की। जब भी ऐसा महसूस हो कि माइंड बहुत दूर निकल गया है, तो बहुत ही सौम्यता से अपना ध्यान वापस अभी जो हो रहा है उस पर ले आएं। आसपास की चीजों को देखें, जमीन पर टिके हुए पैलों को महसूस करें। ये ग्राउंडिंग की प्रक्रिया माइंड की ओवरथिंकिंग के सर्किट को तुरंत तोड़ देती है, क्योंकि जीवन सिर्फ इस एक पल में घटित हो रहा है। और पांचवां सबसे अहम कदम है निरंतरता, यानी कंसिस्टेंसी। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि एक बार सुना और जीवन भर के लिए माइंड शांत हो गया। ये माइंड को फिर से ट्रेन करने का एक अभ्यास है। जैसे जिम में एक ही दिन में मांसपेशियां नहीं बन जाती, वैसे ही विचारों का एक तटस्थ दर्शक बनने की क्षमता भी रोज के अभ्यास से विकसित होती है। इसलिए खुद के साथ बहुत ही धैर्य और करुणा के साथ पेश आना होगा। इस पूरे सफर का सार अगर एक वाक्य में समेटना हो तो वो ये है: हर थॉट सच नहीं होता और हर थॉट पर बिलीव करना जरूरी नहीं होता।
आज इसी पल से एक नई शुरुआत की जा सकती है। जब भी माइंड कोई डराने वाली कहानी सुनाए तो बस एक पल के लिए सब कुछ रोक दें। एक बहुत ही गहरी और शांत सांस लें और पूरी चेतना के साथ खुद से कहें, ये सिर्फ एक विचार है, मैं इस विचार को देखने वाला ऑब्जर्वर हूं, मैं ये विचार नहीं हूं। इस पूरी चर्चा को विराम देते हुए एक बहुत ही गहरे विचार को अपने साथ लेकर जाने का समय है। हम हमेशा ओवरथिंकिंग को शांत करने की बात करते हैं ताकि दुख कम हो सके। लेकिन क्या कभी ये ख्याल मन में आता है कि जब इस माइंड का सारा शोर, ये लगातार डराने वाली आवाज पूरी तरह से शांत हो जाती है, तो उस खामोशी के पीछे क्या छिपा होता है? शायद उस शोर के शांत होने पर सिर्फ एक खालीपन नहीं होता। शायद इंसान की सबसे सच्ची रचनात्मकता, उसकी सबसे गहरी समझ, उसका इंट्यूशन और उसकी वो असीम क्षमता जो दुनिया के शोर तले कहीं दब गई है, वो सिर्फ तभी बाहर आ पाती है जब ये चेतन सोच की घबराई हुई आवाज खामोश होती है। ओवरथिंकिंग से आज़ादी सिर्फ दुख से मुक्ति नहीं है, ये अपने भीतर छिपे उस असीम और शक्तिशाली अस्तित्व से मिलने का रास्ता है। इस खामोशी को, इस समझ को अपने जीवन का हिस्सा बनने दें। ये सफर भीतर की उस सच्ची आवाज को जगाने के लिए था। इसी विचार के साथ पावर बुक हब के इस अनुभव को हम यहीं विराम देते हैं। अगर इस चर्चा ने भीतर की किसी उलझन को शांत किया हो तो पावर बुक हब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और इसे साझा करें। और कमेंट सेक्शन में ये जरूर साझा करें कि आप सबसे ज्यादा किस चीज के बारे में ओवरथिंक करते हैं और भविष्य में किस किताब की गहराइयों को समझना चाहेंगे। याद रखें, यहाँ सिर्फ किताबें समराइज नहीं होती, यहाँ पावरफुल थिंकिंग बिल्ड की जाती है। शांत रहें और खुद को विचारों से आजाद रखें।